हेलो एवरीवन, मैं हूं निधि गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट नाइट सरकार की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट आए। वो ट्वीट थे रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग पे जीएसटी को लेकर। दरअसल 1994 में हिंदुस्तान में पहली बार सर्विस पर टैक्स आया। तब से लेकर आज तक रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग पर कभी कोई टैक्स नहीं लगाया गया, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान एक आदमी की 3 बेसिक नेसेसिटीज हैं। जीएसटी में भी इस पर एग्जेम्पशन थी, लेकिन इस सरकार ने रिसेंटली ये एग्जेम्पशन पार्शियली विड्रॉ कर ली कि अगर कोई टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वहां पर एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली गई। तो अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं और मैं किराए पर घर लेने जाती हूं तो अब 18 जुलाई से उस केस में 18% जीएसटी लगेगा रिवर्स चार्ज के अंदर। मेरे एक क्लाइंट ने इस विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन को चैलेंज किया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। 18 जुलाई को यह लेवी आई और 22 जुलाई को हम ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने थे अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हुए कि ये लेवी आर्बिट्रेरी है और एब्सोल्युटली कॉन्फिस्केटरी है। ये लेवी सस्टेनेबल नहीं है। मतलब आप 18% जीएसटी लगा रहे हो किराए पर घर लेने को। अगर मैं 5,000 रुपए महीना किराए पे घर लेती हूं तो मुझ पर 18% जीएसटी। वही अगर मैं होटल का एक कमरा लेती हूं एक रात के लिए, जिसका रूम टैरिफ 7500 रुपए तक है, 7500 रुपीज तक, तो भी वहां 12% जीएसटी। वेरी नाइस। दूसरी बात, इट इज एब्सोल्युटली आर्बिट्रेरी। पहली बात तो टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वहां जीएसटी लगेगा, और जो टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वहां उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे नोटिस इशू किया और ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग ऑनरेबल कोर्ट वाज इंक्लाइंड टू ग्रांट एन इंटरिम स्टे। उन्होंने गवर्नमेंट काउंसिल से पूछा ये क्या है, इसका लीगल बेसिस क्या है, क्या करना चाह रहे हो। गवर्नमेंट काउंसिल ने टाइम सीक किया कि योर लॉर्डशिप में सरकार से इस पर इंस्ट्रक्शंस ले लो। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसे टाइम ग्रांट कर दिया। ये मैटर 22 जुलाई के बाद दोबारा लगा सेकेंड टाइम, 2 अगस्त को, अभी रिसेंटली। तो गवर्नमेंट काउंसिल ने फिर से 10 दिन का एक्सटेंशन मांगा है कि वो सरकार से इस पर इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाए। तो अब ये मैटर फाइनली 5 सितंबर को लिस्ट कर दिया गया है। अब जब पब्लिक डोमेन में आया कि सरकार करना क्या चाह रही है, ये हो क्या रहा है, ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा, हाई कोर्ट में ये मैटर चला गया। तब कल सरकार ट्वीट करती है कि नहीं देखो, ये जीएसटी तभी लगेगा जब टेनेंट कोई बिजनेस एंटिटी है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो? आपका नोटिफिकेशन कहता है वो टेनेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, आप कह रहे हो वो कोई बिजनेस एंटिटी है। क्या आप खुद से भूल गए हो कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? अगर मैं इंडिविजुअल हूं और अपने नाम पर बिजनेस कर रही हूं, मेरे प्रोप्राइटरी कंसर्न है, किराने की दुकान, स्टेशनरी, छोटा मोटा बिजनेस कर रही हूं अपने नाम पर, तो वहां जीएसटी में रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पर ही होता है, मेरे पैन पर ही होता है। अब मेरे क्लाइंट के केस में क्या है, वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पर्ल्स वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचती है।
अभी उन्होंने थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट में कवर्ड है वो, लेकिन क्योंकि वो ऑनलाइन बेच रही है अपना सामान, तो वो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ गई, तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। वो अपने नाम पर, अपने पैन पर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, और आप कह रहे हो, क्लैरिफिकेशन दे रहे हो ट्वीट के माध्यम से कि नहीं नहीं, सिर्फ बिजनेस एंटिटी के केस में ये जीएसटी लगेगा। आपकी नोटिफिकेशन की लैंग्वेज तो सर ऐसा कह नहीं रही। दूसरी बात, प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर के केस में जीएसटी तभी लगेगा जब वो किराए पर मकान उसने पर्सनल यूज के लिए नहीं लिया। मतलब अगर पर्सनल यूज के लिए घर किराए पर लिया है रहने के लिए, तो वहां कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो प्लीज मुझे कोई एक्सप्लेन करे, आपने एग्जेम्पशन फिर विड्रॉ ही क्या की थी? क्योंकि कमर्शियल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी रेंट करता है तो उस पर तो पहले भी जीएसटी था, आज भी जीएसटी है। जो ये डीडीए के फ्लैट होते हैं, उनमें नीचे लोग दुकानें खोल लेते हैं, घर किराए पर लेके नीचे दुकानें खोल लेते हैं, उस पर पहले भी जीएसटी था, आज भी जीएसटी है। आपने चेंज किया, आपने एग्जेम्पशन क्या विड्रॉ करी? बात थी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मींस रहने के लिए घर किराए पर लेना, पर्सनल यूज के लिए घर किराए पर लेना। थर्डली, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के लिए कोई प्रॉपर्टी रेंट करता है, मैं घर किराए पर लेती हूं, तो वो उसके लिए मुझे कोई आईटीसी नहीं मिलता। मेरी क्लाइंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो रहने के लिए घर किराए पर लेती है, लेकिन क्योंकि वो उसके बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, तो उसे उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। आप इस बारे में भी क्लैरिफिकेशन दे देते अपने ट्वीट से। तो आप करना क्या चाह रहे हो? पहली बात तो आप ये ट्वीट से क्लैरिफिकेशन इशू कर रहे हो या कंफ्यूजन बढ़ा रहे हो? आप अननेसेसरी लिटिगेशन को सिर्फ बढ़ा रहे हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अब क्या कानून बनाए और बदले जाएंगे इन ट्वीट्स के माध्यम से? क्या पार्लियामेंट अब रिडंडेंट हो चुकी है? ये एक पैटर्न सा फॉलो कर रही है सरकार। पहले मेजर ड्राफ्टिंग ब्लंडर्स करती है, फिर जब ह्यू एंड क्राई होता है, जब पब्लिक डोमेन में उनकी ये मिस्टेक्स पॉइंट आउट की जाती है, लोग सवाल पूछते हैं, कोर्ट सवाल पूछती है, तब वो ट्वीट कर देती है। अभी रिसेंटली एक और इशू में, बहुत बड़े इशू में, ये जो फूड आइटम्स पर जीएसटी आया कि आटा, बेसन वगैरह अगर पैक्ड है लीगल मेट्रोलॉजी, एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, और उन पर डिक्लेरेशन देना है, तो उस पर जीएसटी लगेगा। अभी नोटिफिकेशन इशू किया था सरकार ने, तो जगह जगह रिप्रेजेंटेशंस होने लगी, ट्रेड बॉडी में हंगामा हो गया, स्ट्राइक्स होने लगी। तो नोटिफिकेशन अमेंड नहीं किया गया, आज तक कोई नोटिफिकेशन अमेंड नहीं किया गया है। इवन नोटिफिकेशन अमेंडमेंट छोड़ो, कोई सर्कुलर इशू नहीं किया गया, पर एफएक्यू रिलीज कर दिया और ट्वीट कर दिया ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कि नहीं नहीं देखो, 25 किलो से ऊपर आपकी पैकिंग है तो वहां कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्योंकि नोटिफिकेशन के दायरे में तो सारे पैकेज आ गए थे। इवन अगर कोई होलसेल का पैकेज है तो उस पर भी डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो सब कुछ कवर हो गया था। लेकिन एफएक्यू में आपने कह दिया नहीं, 25 किलो से ऊपर की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये जो आपको कानून टैक्स लगाने की पावर देता है, एग्जेम्पशन की पावर देता है,
नोटिफिकेशन सर्कुलर्स इशू करने की आपको जो पावर दी है, अथॉरिटी दी है, उस सबको आप ट्वीट करने में एक्सरसाइज करोगे। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि कल ट्वीट आया है और अब कल सरकार इसमें एफएक्यू इशू करते, लेकिन मैं इस ट्वीट और एफएक्यू का करूं क्या? कल को किसी ने डिमांड रेज कर दी, किसी ऑफिसर ने, ये तो वैसे भी जीएसटी है, सेंटर के ट्वीट आ रहे हैं, स्टेट जुरिस्डिक्शन के ऑफिसर ने मुझ पर आकर डिमांड रेज कर दी, तो मैं क्या करूं? उसको ट्वीट दिखाकर अपनी डिमांड ड्रॉप करवा लूं? सेकेंडली, आपके ट्वीट्स आप जो भी शो कर रहे हो कि आपका लीगल पोजीशन क्या है, इससे आप मैं कल को मेरी मेल ऑफ आईडी तो प्रूव नहीं होगी, ठीक है, लेकिन 2 साल बाद सरकार बदल जाती है, दूसरी सरकार आती है, उसका ऑफिसर आता है, मुझ पर डिमांड रेज करता है, या कोई स्टेट जुरिस्डिक्शन वाला मुझ पर डिमांड रेज करता है, मेल ऑफ आईडी नहीं प्रूव होगी, एक्सटेंशन नहीं लगेगा, एक्सटेंडेड पीरियड नहीं लगेगा, लेकिन जीएसटी में तो लिमिटेशन पीरियड भी 3 साल है। मैं ये डिमांड ड्रॉप करवाऊंगी एफएक्यू और ट्वीट दिखाकर? क्या इनकी कोई भी लीगल सेंटिटी है? चल क्या रहा है ये? आप क्या भूल गए हो कि मतलब पार्लियामेंट का रोल क्या है? मान भी लिया प्रोस्पेक्टिवली इसमें चेंज कर देते हो लॉ की पोजीशन में कि ठीक है, हमारा ये इंटेंशन नहीं था, हम ये टैक्स नहीं लगाना चाहते थे, ऐसे ऐसे इस केस में ही टैक्स लगेगा, एग्जेम्पशन सिर्फ यही विड्रॉ हुई है, पर रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करने के लिए तो आपको पार्लियामेंट के पास जाना ही पड़ेगा, या पार्लियामेंट को ही बाईपास कर जाओगे? देखो, ऐसा नहीं है कि किस सरकार से गलती नहीं हो सकती, गलती इंसान से ही होती है, सरकार से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को ग्रेशियसली एक्सेप्ट करना चाहिए। ये ट्वीट, ये एफएक्यू, ये सब नहीं करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल सरकार को क्या करना चाहिए था? जीएसटी में ही इंटरेस्ट के केस में क्या हो रहा था, सेक्शन 50 जो इंटरेस्ट का सेक्शन है, वहां पर इंटरेस्ट डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स पर लगता है, तो वहां पर कैश में टैक्स पेड हो या क्रेडिट से, दोनों केस में इंटरेस्ट की लायबिलिटी रेज की जा रही थी, डिमांड रेज की जा रही थी। तो 2019 में जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया कि सिर्फ कैश कंपोनेंट पर ही इंटरेस्ट की डिमांड रेज की जाएगी। गुड एनफ, लेकिन सरकार उस प्रोवाइजो को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना भूल गई। जीएसटी तो 2017 से चल रहा था, वो प्रोवाइजो 2019 में इंसर्ट हुआ, तो 2000 से 2019 के पीरियड के लिए 2 साल के लिए उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना रह गया। ड्राफ्टिंग एरर था, साफ पता चल रहा था, गलती हो गई। तो नेक्स्ट डे क्लैरिफिकेशन आया सरकार की तरफ से कि ये टेक्निकल मिस्टेक है, पिछले पीरियड के लिए भी कोई डिमांड रेज नहीं की जाएगी। और अल्टीमेटली 2021 में बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इस प्रोवाइजो को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया गया। दैट्स हाउ इट शुड बी। इस तरह से काम करना चाहिए। आप सूटेबली नोटिफिकेशन को अमेंड करो, आप कोई कोरिजेंडम इशू करो, आप बाय वे ऑफ सर्कुलर अपना लीगल स्टैंड क्लैरिफाई करो। ये ट्वीट्स, एफएक्यूज, ये करके आप सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी लिटिगेशन बढ़ा रहे हो। इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। सो इवन आफ्टर दिस ट्वीट लीगल पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। आज भी अगर टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो मकान किराए पर लेता है तो उस पर जीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 18%, वो भी रिवर्स चार्ज के अंदर। और
उसे उसका कोई आईटीसी का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है ऑब्वियसली। सो ये ट्वीट्स वगैरह, सोशल मीडिया का यूज आज की डेट में रेलेवेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, और उसे जहां वो उसका बेस्ट यूज हो करना चाहिए। लेकिन सरकार इस तरह की लीगल क्वेरीज को, लीगल ड्राफ्टिंग ब्लंडर्स को एक लीगल सॉल्यूशन देंगी, अपने नोटिफिकेशंस को सूटेबली अमेंड करेंगी, अपनी गलतियों को, अपने ड्राफ्टिंग ब्लंडर्स को ग्रेशियसली एक्सेप्ट करेंगी, मानेंगी कि ये गलती हो गई है, और इस अननेसेसरी लिटिगेशन को, केओस को, कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ना कि और बढ़ाएंगे क्लैरिफिकेशन इशू करने के नाम पर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।